हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। भारतीय संविधान की श्रृंखला चल रही है और उसी श्रृंखला में आज एक छोटा सा वीडियो होगा जिसके अंतर्गत भारत के महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं महाधिवक्ता के पद पर चर्चा की जाएगी। परीक्षा की दृष्टि से तीनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ऐसे हेल्पफुल कंटेंट मैं जो है आपको देता रहता हूं। आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस चैनल का वीडियो का। महान्यायवादी है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं और साथ ही साथ एडवोकेट जनरल हैं, यानी महाधिवक्ता है। महान्यायवादी से स्टार्टिंग की जाती है। महान्यायवादी, इसी को अंग्रेजी में आप कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में से जाना जाता है। सबसे पहले अगर इसकी नियुक्ति की बात करिएगा, महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 है ना, अनुच्छेद 76 के द्वारा की जाती है भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 76(1) में यह वर्णित है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श से। एक चीज हो गया। दूसरी चीज, इसका जो है कार्यकाल होता है। इसके कार्यकाल की बात करिएगा तो ये कितने समय तक अपने पद को धारण कर सकता है या कितने समय तक रह सकता है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, है ना, राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार। देखिए, प्रसाद पर्यंत का मतलब यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि राष्ट्रपति जितने वर्ष तक शासन कर सकता है उतने ही वर्ष तक जो है महान्यायवादी का भी शासन रहेगा या कार्यकाल रहेगा। ऐसा नहीं है। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। मतलब कहने का ये, जब राष्ट्रपति चाहे महान्यायवादी को उसके पद से हटा सकता है। राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अपने पद को धारण करता है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 76(1) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है। इसकी भूमिका क्या है? भारतीय भूमिका कह लीजिएगा या कार्य कह लीजिए। जो भारत का अटॉर्नी जनरल होता है, यानी भारत का महान्यायवादी होता है, वह केंद्र सरकार का, संघीय सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। कानूनी मामले में अगला स्टेप सरकार को क्या लेना है, अगला स्टेप क्या लेना है, इसका सलाह देता है। तो इसकी भूमिका क्या होती है? केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी है। और कानूनी मामले में केंद्र सरकार को अगला स्टेप क्या लेना है या कोई भी कानूनी परामर्श क्या लेना है, इसका सलाह जो है वह महान्यायवादी देता है। महान्यायवादी के बारे में एक चीज और कहा जाता है, यह संसद की बैठकों में भाग तो लेता है लेकिन किसी मुद्दे पर अपनी वोटिंग नहीं दे सकता, अपना मतदान नहीं कर सकता है। तो चार चीजें संसद की बैठकों में शामिल होगा, लेकिन संसद की बैठक में तो शामिल होता है लेकिन किसी मुद्दे पर मतदान नहीं कर सकता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। मतदान नहीं करता। महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से जो प्रश्न आपके बनते हैं, पहली चीज अनुच्छेद 76 याद रखिएगा। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत ये कहा गया है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। किसके परामर्श से? तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श से जो है इनकी नियुक्ति होती है। कार्यकाल की बात करिएगा तो कार्यकाल जो है वह राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अपने पद को धारण करता है। राष्ट्रपति जब चाहे तब इनको जो है अपने पद से हटा सकता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब राष्ट्रपति के 5 वर्ष नहीं बल्कि राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार अपने पद को धारण करता है। तीसरी चीज हमने आपको बताई, इनकी जो भूमिका होती है केंद्र सरकार की
या संघ सरकार की सर्वोच्च विधि अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं और कानूनी मामले में, किसी भी कानूनी मामले में क्या अगला स्टेप लेना है, क्या परामर्श है, वह जो है केंद्र सरकार को देते हैं, है ना। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण चीज हमने आपको बता दी कि यह जो संसद का अधिकारी, यह जो महान्यायवादी होता है, वह संसद की बैठकों में भाग तो लेता है, सुविधाएं, वेतन भत्ते भी इनको संसद के अन्य सदस्यों की भांति ही मिलते हैं, लेकिन यह किसी मुद्दे पर मतदान नहीं कर सकता है, वोटिंग नहीं कर सकता है। तो ये 4 चीजें ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती है, आपसे पूछी जाती है। एक तो ये हो गया आपका। इसके बाद देखिए, इसी के समकक्ष एक पद आता है आपका एडवोकेट जनरल का, है ना। एडवोकेट जनरल, या इसी को हिंदी में आप कहते हैं महाधिवक्ता कह लीजिएगा, या एडवोकेट जनरल, है ना। जो कार्य महान्यायवादी का केंद्र सरकार के प्रति होता है, यानी महान्यायवादी का कार्य क्या है, केंद्र सरकार को कानूनी मामले में परामर्श देना, वही काम जो है एडवोकेट जनरल का भी होता है, यानी राज्य स्तर पे होते हैं, राज्य सरकार के अधीन होते हैं, और जो आपका महान्यायवादी होता है वह केंद्र सरकार के अधीन होता है। महान्यायवादी केंद्र सरकार को कानूनी मामले में परामर्श देता है, और वही जो महाधिवक्ता होता है वह राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी माना जाता है, और राज्य सरकार को कानूनी मामले में अगला स्टेप क्या लेना है वो बताता है। जो महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है, महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होती है, वह अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल के द्वारा की जाती है ना। एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है, किस अनुच्छेद के तहत, तो 165 के अधीन, और इनका जो कार्यकाल होता है, इनका जो कार्यकाल होगा वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है, राज्यपाल के इच्छा अनुसार, यानी प्रसाद पर्यंत, है ना। और भूमिका की बात करिएगा, भूमिका कह लीजिए, या इनका कार्य कह लीजिए, राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, है ना। राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सेम कंडीशन इसकी भी है, विधानसभा की बैठकों में शामिल तो होता है, लेकिन ये किसी मुद्दे पर मतदान नहीं कर सकता है, यानी जो स्थान आपका केंद्र सरकार में महान्यायवादी का है, वही स्थान जो है आपका होगा किसका, एडवोकेट जनरल का, यानी महाधिवक्ता का, है ना। ये 4 चीजें, 4 पॉइंट जो हमने इन दोनों के बारे में बताए हैं, अगर ये चीजें आपकी तैयार हैं, 1-2 क्वेश्चन 100% आपको यहां से मिल जाते हैं, ठीक है। कंपेरिजन करके पढ़िए, तुलना करके पढ़िए, महान्यायवादी, महाधिवक्ता। महान्यायवादी का पद क्या होता है, केंद्र सरकार में होता है। महाधिवक्ता का पद क्या होता है, वो राज्य सरकार में होता है। महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है वह अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है, राज्यपाल के द्वारा, है ना। कार्यकाल दोनों का सेम का मतलब क्या है कि जो महान्यायवादी का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, वहीं जो महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है वह राज्यपाल की इच्छा अनुसार होता है ना। और जो महान्यायवादी होता है वह केंद्र सरकार का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है, कानूनी मामले में केंद्र सरकार को परामर्श देता है, और वही महाधिवक्ता जो आपके होते हैं वह राज्य सरकार को कानूनी मामले में स्टेप बाय स्टेप क्या अगला स्टेप क्या लेना है उसका परामर्श देते हैं, ठीक है। तो इतना आपका कंपैरिजन हो जाएगा, ये दोनों टॉपिक आपके यहाँ तैयार हो जाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। ओके, अब जो आपका आता है अगला पद, भारत के नियंत्रक एवं
महालेखा परीक्षक, है ना। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहिए या इसी को शॉर्ट में आप कहते हैं CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। इसको भी देख लेते हैं सरसरी निगाह से। सबसे पहले नियुक्ति की बात करिएगा। नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। लेकिन यहाँ पे जो अनुच्छेद होगा, अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद आपसे पूछा आता है, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 148 के तहत जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की नियुक्ति की जाती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति संबंधी प्रावधान आपका हो गया। कार्यकाल की बात करिएगा। कार्यकाल क्या है? तो अधिकतम 65 वर्ष या 6 वर्ष जो पहले हो, है ना। किसी भी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की जो नियुक्ति होती है अधिकतम 6 वर्ष के लिए होती है या 65 वर्ष, मतलब 65 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति CAG नहीं बन सकता है। अब मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी नियुक्ति 42 वर्ष में हो चुकी है CAG पे, तो अधिकतम 6 साल तक यानी 42 से 48 वर्ष तक ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसको 65 तक खींच के आप ले जाएंगे, है ना। वही चीज मैंने लिखी है कि इसका जो कार्यकाल होता है अधिकतम 65 वर्ष होता है या 6 वर्ष, जो चीज आपकी पहले पूरी हो रही है उतना ही आपका इसका कार्यकाल होगा। नियुक्ति 148 के तहत होती है और कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है ना। विशेषता इसकी क्या है? लोक लेखा समिति एक समिति आपकी है। इसमें लोक लेखा समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है और लोक लेखा समिति का इसे आंख और कान कहा जाता है ना। लोक लेखा समिति का आंख एवं कान कहा गया है किसे? तो भारत के CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को जो है लोक लेखा समिति का आंख एवं कान कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 4 पदों का नाम देगा, महान्यायवादी देगा, महाधिवक्ता देगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक देगा और एक व्यक्ति किसी अन्य पद का नाम आपको दे दिया जाए। कहेगा कि निम्नलिखित में से किस अधिकारी को लोक लेखा समिति का आंख और कान के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर आपको बताना होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, है ना। तो ये छोटा सा वीडियो रहा। मैंने 3 टॉपिक आपको बताए थे, 3 टॉपिक मैंने आपको बताए थे और तीनों के बारे में मैंने चीजें बता दी। भारत का महान्यायवादी हो जिसकी नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसकी नियुक्ति 148 के तहत की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, और महाधिवक्ता जो कि राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति 165 के तहत की जाती है भारत के या संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा, है ना। तो ये छोटा सा एक वीडियो रहा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। प्रॉपर इसका नोट्स तैयार करिए, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।